हम लोग बलबन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने उसकी राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो उसने किस प्रकार से सुधारने का प्रयास किया, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम करते हैं तुर्क अमीरों का दमन। कि बलबन ने अनुभव किया कि सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन तुर्की अमीर थे, जिनका नेतृत्व चालीसा मंडल के हाथों में था। बलबन ने सिंहासन को अपने तथा अपने वंशजों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु इस मंडल को नष्ट करने का निश्चय कर लिया था और इसके लिए उसने निम्न से निम्न उपाय जो उसका भी सहारा लिया। किसी को जहर देकर मरवा डाला, तो किसी को किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से मरवा दिया, किसी को न्याय की ओट में दंडित करके प्रजा की दृष्टि में उसके महत्व को गिरा दिया। इसके अलावा उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों के एक नए दल का गठन किया और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए और पुराने तुर्क सरदारों के महत्व को कम करने के लिए उसने निम्न तुर्कों को भी ऊंचे पद दिए और अपने चचेरे भाई शेर खां, जो कि चालीसा दल का प्रमुख सदस्य था, उसको भटिंडा, भटनेर, समाना तथा सुन्नम का सूबेदार बना दिया और विष देकर मरवा डाला। और मलिक बकबक और हैबत खां का बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। और इस प्रकार से बलबन चालीसा मंडल का सफाया करने में सफल रहा और इतिहासकार जो उनका मानना है कि इससे बलबन का आतंक तो कायम हो गया, परंतु तुर्की सरदारों का सफाया कर देने का एक परिणाम यह निकला कि वे खलजी क्रांति के समय अपने आप को असहाय अनुभव करते रहे। इसीलिए प्रोफेसर निजामी ने तुर्कों के पतन के लिए बलबन जो उसको दोषी ठहराया। इसके अलावा उपद्रवीकारी तत्व जो थे उनका दमन, कि प्रधानमंत्री के रूप में भी बलबन ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटमार तथा उपद्रव मचाने वाले मेवाती जो थे उनका दमन किया था, परंतु वे फिर से सक्रिय हो गए और राजधानी दिल्ली तक धावा मारने लगे। इस पर बलबन ने उनका सफाया करने का निश्चय कर लिया और आसपास के जंगलों को साफ करवा दिया और जंगलों में छिपे मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जंगलों में नई नई सड़कें बनाई गई, सैनिक चौकियां कायम की गई और गोपालगिरी में एक दुर्ग जो वो भी बनवाया गया। और अब ज्यादा उपद्रवी लोग जो थे उनके क्षेत्रों में साहसी अफगान जो थे उनको नियुक्त किया गया और उनके निर्वाह के लिए वहां पर भूमि भी दी गई और 1 वर्ष के भीतर ही कहा जाता है कि मेवातियों को के जो उपद्रव हो रहे थे उनको शांत कर दिया। और मेवातियों से निपटने के बाद में बलबन ने दोआब के लुटेरे जो थे उनकी तरफ ध्यान दिया। कंपिल, पटियाली और भोजपुर लुटेरों के प्रमुख केंद्र बने हुए थे और ये लोग यात्री और राहगीर और व्यापारी जो हुआ करते थे उनको लूट लिया करते थे। बलबन ने स्वयं उनके विरुद्ध प्रयाण किया और उनके केंद्रों तथा बस्तियों को नष्ट कर दिया और यहां भी जंगलों को साफ करवाया गया, सड़कें बनवाई गई, चौकियां कायम की गई और साहसी सैनिक जो उनको भूमि देकर यहां पर बसाया गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत में शांति और व्यवस्था कायम हो गई और मार्ग में डाकू जो होते थे, लूटते थे, उनसे मुक्त हो गए। और इसके बाद में उसने कटेहर के उपद्रवकारी जो उनका क्रूरता के साथ में दमन किया और यहां भी दोआब जैसी व्यवस्था जो उसको कायम कर दिया था। इसके साथ ही बंगाल की समस्या और तुगरिल का विद्रोह, कि बंगाल जैसे सुदूर प्रांत के सूबेदार की दिल्ली के सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति सदा ही क्या थी, संदिग्ध बनी हुई थी। और इसका मूल कारण बंगाल का दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर होना और बंगाल की समृद्धि जो वो रहा था। जब बलबन सुल्तान बना उस समय बंगाल में तातार खां का स्वतंत्र शासन था, परंतु उसने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ वर्षों बाद में बलबन ने अपने विश्वास पात्र और साहसी दास तुगरिल को बंगाल का सूबेदार बनाया। और सुल्तान बलबन बूढ़ा होता जा रहा था और उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों की हलचल से दिल्ली में आतंक छाया हुआ था और इन परिस्थितियों ने तुगरिल की महत्वाकांक्षा को जगा दिया और उसने विद्रोह कर दिया और उसने सुल्तान मुगुसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बलबन के विरुद्ध उसने किसी अमीर ने अब पहली बार विद्रोह किया था और बलबन ने अमीर खां को एक बड़ी सेना के साथ तुगरिल का दमन करने को भेजा, परंतु तुगरिल ने उसे हरा दिया और कुपित बलबन ने अमीर खां को प्राणदंड की सजा दी और स्वयं तुगरिल का दमन करने के लिए चल पड़ा। सुल्तान के आने की जैसे ही उसे सूचना मिली तो तुगरिल खां लखनौती से भाग गया, परंतु बलबन के आदेश से उसका पीछा किया गया और अंत में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तुगरिल के जो फैमिली मेंबर्स थे और मित्र जो थे उनको भी कहा जाता है कि बहुत उनसे प्रतिशोध लिया गया और उन्हें हजारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया। और बर्नी जो है वो ये लिखता है कि सुल्तान के आदेश से लखनौती के बाजार में दोनों ओर सूलियां खड़ी की गई और उन पर तुगरिल के परिवारजनों, साथियों और समर्थकों को मारकर लटकाया जाता रहा और अनेक लोग इस विभत्स दृश्य जो उसको देखकर मूर्छित हो जाते थे। बर्नी ये भी कहता है कि जैसा दंड लखनौती में दिया गया वैसा दिल्ली में कभी किसी ने नहीं दिया था। इसके बाद लखनौती का शासन अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को सौंपकर उसे अपनी अनेक हिदायतें देकर, चेतावनी देकर बलबन कहा जाता है कि वापस दिल्ली लौट आया।
इसके साथ ही मंगोल जो संकट था वो हमेशा बना हुआ था, और उसके लिए उसने किस प्रकार से अपनी सीमाएं जो उनकी रक्षा की थी, कि इल्तुतमिश के समय से ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण होते रहे थे, और बलबन के समय में उनके आक्रमण जो थे उनका खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बलबन ने कुछ अच्छे कदम उठाए, जो जैसे थे कि जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे उन पर नए नए दुर्ग बनवाए गए और शक्तिशाली सैनिक चौकियां जो उनको कायम किया गया, जैसे भटिंडा है, सिरसा है, अबोर है, भटनेर है आदि दुर्गों का निर्माण इसीलिए करवाया गया था ताकि मंगोल आक्रमणकारी जो उनसे रक्षा की जा सके। इसके अलावा सीमांत सुरक्षा का दायित्व योग्य और विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया। प्रारंभ में उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को यह दायित्व सौंपा था, और उसकी शूरवीरता से मंगोलों में आतंक पैदा हो गया था, और 1270 ईस्वी में उसने ये दायित्व अपने दोनों पुत्र मोहम्मद खां और बुगरा खां जो उनको दिया। इसके साथ ही सीमा प्रांत के पुराने दुर्ग जो उनकी मरम्मत करवाकर वहां भी योग्य सैनिक जो उनको रखा गया, और मंगोलों के अचानक आक्रमण जो उनका सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति जो उसको क्या कर दिया था, त्याग दिया था। उसने अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, क्योंकि अगर वो उस तरफ जाता तो क्या होता, मंगोल आक्रमण कर देते और उसका सिंहासन लुट जाता। तो बलबन के इन प्रयासों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक सीमांत क्षेत्र में शांति बनी रही, परंतु 1279 से मंगोलों ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिए, और इस बार वे बुरी तरह से परास्त हुए, और आगामी 5 वर्ष तक आक्रमण करने का उन्होंने साहस नहीं किया। और 1285 ईस्वी में तैमूर खां से नेतृत्व में मंगोल जो थे उन्होंने फिर से आक्रमण किया, और युवराज मोहम्मद खान ने उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी मारा गया, और इससे बलबन को गहरा सदमा पहुंचा। फिर भी उसने सीमांत की सुरक्षा में कमी नहीं आने दी, और मृत युवराज के पुत्र खुसरो को उसके पिता के स्थान पर नियुक्त किया गया। अगली बात आती है बलबन की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, कि युवराज मोहम्मद खां बलबन को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय था, और उसने उसे अपना उत्तराधिकारी जो वो भी बना दिया था। उसकी अकाल मृत्यु ने 80 वर्षीय बलबन जो उसको एक मरे हुए के समान बना दिया। बर्नी लिखता है कि सुल्तान दरबार में बैठकर राजकाज करता था और दिखावे के तौर पर शोक को भुला देता था, परंतु रात्रि के समय वो फूट फूट कर रोया करता था और अपने वस्त्र जो उनको भी फाड़ देता था। उसका रोग कहा जाता है कि इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता गया, और उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल से वापस बुला लिया, परंतु कुछ दिनों बाद में बुगरा खां पिता से पूछे बिना लखनऊ लौट गया, और बलबन ने मृत्यु के पूर्व दिल्ली के कोतवाल और वजीर को हिदायत दी थी कि उसकी मृत्यु के बाद शाहजादा मोहम्मद के पुत्र खुसरो को सिंहासन पर बैठाया जाए, और 1287 ईस्वी के मध्य महान सुल्तान बलबन जो उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बलबन के चरित्र जो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि बलबन एक सफल और महान सुल्तान था, और एक साधारण दास की स्थिति से उस उन्नति करते करते सुल्तान बन गया था, और ये उसकी योग्यता, प्रतिभा और कूटनीतिक दक्षता और नेतृत्व की क्षमता के कारण सफल या संभव हो पाया था। उसके मूल्यांकन में पक्ष विपक्ष जो उसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, कि उसमें कुछ कमियां थी उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, और उसमें अच्छाइयां भी थी। कहा जाता है कि वह धर्मांध था, और अपनी बहुसंख्यक प्रजा के प्रति उसका व्यवहार असहिष्णु यानी कि हिंदुओं के प्रति, और उसमें रचनात्मक प्रतिभा जो उसका अभाव था, उसमें व्यवस्था कायम करने की शक्ति थी, नई चीजों का आविष्कार करने की नहीं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह जो उन्होंने तो कहा कि उसने भारतीय मुसलमानों के प्रभाव को राजनीति और शासन में स्वीकार नहीं किया। प्रोफेसर निजामी ने उनके दोषों के संदर्भ में लिखा है कि तुर्कों की श्रेष्ठता को कायम रखने की जो नीति बलबन ने अपनाई उसमें लाभ के स्थान पर हानि अधिक पहुंची। निजामी ने तो सैनिक मामलों में भी बलबन को एक असफल शासक बताया है। उसका कहना है कि वृद्ध जलालुद्दीन ने जिस सरलता के साथ इल्बारी शासन सत्ता को समाप्त कर दिया, उससे सिद्ध होता है कि बलबन की व्यवस्था कितनी दुर्बल और दीमक के कीड़ों द्वारा खाई हुई रह चुकी होगी। और इन सभी कमियों के उपरांत भी कहा जाता है कि बलबन के महत्व जो उसको हम नहीं नकार सकते, उसे इल्बारी शासकों में सर्वश्रेष्ठ होने का श्रेय दिया जा सकता है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई थी, और बंगाल और बिहार के सूबे स्वतंत्र हो चुके थे, और हिंदू शासक भी फिर से शक्तिशाली हो गए थे, और मंगोलों के संकट से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था, और ताज की प्रतिष्ठा जो वो भी धूल में मिल गई थी। ऐसी स्थिति में यदि इन समस्याओं पर विजय नहीं पाई जाती तो भारत में मुस्लिम राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता था। बलबन ने रक्त और लोह की नीति के माध्यम से न केवल सल्तनत को विघटन होने से बचाया, अपितु अपने आप को राजत्व के सिद्धांत के द्वारा सुदृढ़ भी बनाया। इसीलिए ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि बलबन जिसने घोर संकट में स्थिति में पड़े हुए शिशु मुस्लिम साम्राज्य को सुरक्षित रखा और नष्ट होने से बचाया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सदैव उच्च स्थान पाता रहेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने तो बलबन को अलाउद्दीन खलजी का अग्रज तक माना है, और खलजी की सफलताओं की पृष्ठभूमि को तैयार करने का श्रेय बलबन को देते हैं। हबीबुल्लाह ने लिखा है कि बलबन ने बड़ी सीमा तक खलजी राज्य व्यवस्था की
पृष्ठभूमि का निर्माण किया और इससे पता चलता कि बलबन की सफलता इस साधारण कोटि की नहीं थी। तो इस प्रकार से ये हमारा बलबन कंप्लीट होता है।